लोग अपनी हवस की आग में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। जिसके साथ कर रहे हैं क्या वो हमसे उम्र में छोटा है, हमसे उम्र में बड़ा है, या हमारे रिश्ते में वो क्या लगता है। इन सब बातों की बिना परवाह किए बिना अपने थोड़े से स्वार्थ को पूरा करने के लिए इंसान सारी हदों को पार कर जाता है और कभी कभी कुछ ऐसा कर देता है जो कि सिर्फ इंसानियत को नहीं, पूरे सृष्टि को शर्मसार करती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक 14 साल के लड़के के साथ कुछ ऐसी दरिंदगी होती है, ऐसी हैवानियत होती है कि जब वो लड़का जब इस मामले से परेशान हो जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए लोगों के सामने मिन्नतें मांगता है, लोगों से गुहार करता है, अपनी जान बचाने के लिए प्रशासन से जो है अपनी गुहार लगाता है। आखिरकार उस 14 साल के लड़के के साथ ऐसा क्या होता है कि लोगों के सामने अपनी जान की भीख मांगता है, अपनी जान बचाने की दुहाई मांगता है। तो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज आप लोगों के बीच जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, दरअसल घटना बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद शर्मनाक है। और कहिए तो मैं एक औरत हूँ, बाकी एक औरत की आज मैं जो कि कहानी ऐसी सुनाने जा रही हूँ जो औरत जाति के नाम पे कलंक है, बेहद शर्मनाक है। ना सिर्फ औरत जाति को शर्मसार करती बल्कि पूरे समाज को शर्मसार करती है। मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक छोटा सा गांव। इस गांव में जो है कि एक परिवार रहता है, उस परिवार में 3 लोग रहते हैं, जिसमें कि एक लड़का प्रियांशु जिसकी उम्र मात्र 14 साल रहती है। प्रियांशु के माता और पिता घर की जो जिम्मेदारी है प्रियांशु के पिता ही उठाते हैं। बाकी कहते हैं कि गरीबी की भूख ऐसी होती, गरीबी की मार ऐसी होती है कि ये इंसान पे अगर जो लग जाए तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। जो प्रियांशु के पिता रहते हैं दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और शाम को जब घर पहुंचते तो एक तरह से कहिए भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, क्योंकि इतनी कमाई हो नहीं पाती थी कि पूरे परिवार का अपने जो कि गुजर बसर ठीक से कर सके। प्रियांशु 14 साल का लड़का था, बाकी समझदार था। वो इस बात से हमेशा चिंतित रहता था, उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था और बार बार यही सोचता था कि अगर जो मैं कुछ करने लगता तो शायद अपने माता पिता का हाथ बटा पाता और मेरा परिवार कम से कम भरपेट भोजन तो कर सकता है। अब इसी जद्दोजहद में जिंदगी चल रही होती है कि एक दिन प्रियांशु के पिता की तबीयत खराब होती है। अब ना चाहते हुए भी प्रियांशु को एक फैसला लेना पड़ता और अपने माता पिता से कहता है कि ऐसा है कि पिताजी तो घर पे बैठ गए, अब जो भी भोजन मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए अब हमें काम करना होगा। और एक व्यक्ति से बात करता है और सीधे बिहार से चेन्नई पहुंचता है। जब चेन्नई पहुंचता है तो वहां पे किसी की मदद से एक कंपनी में वो छोटा सा जॉब करने लगता है, जिससे उसको ये लग जाता है कि अगर जो मैं कमा के पैसे भेजूंगा तो कम से कम मेरे माता पिता अपनी दवा कर लेंगे और कम से कम उनको भरपेट भोजन मिल पाएगा। इससे प्रियांशु बड़ा खुश रहने लगता है और प्रियांशु का व्यवहार उस कंपनी में इतना अच्छा होता है कि जो कंपनी का मालिक होता है उसको बेटा बेटा कहते थकता नहीं और जो भी छोटा बड़ा काम रहता उसको जो है कि बोलता उससे करवाता। प्रियांशु जो है कि बड़ा ही होनहार लड़का रहता है। अब कुछ ही समय में कंपनी के लोगों का जो है कि चहेता बन जाता है। उसी कंपनी में एक महिला काम करती है
जिसका कि नाम सरिता होता है, उसकी उम्र 35 साल होती है। सरिता अब रोज देखती है कि जो प्रियांशु है, वो बड़ा ही होनहार बच्चा है और जितना मालिक कहते हैं उतना काम करता है और लोगों के बीच में जो कि हंसते रहता है, खिलखिलाते रहता है। एक दिन सरिता इस प्रियांशु के करीब जाती है और कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है। प्रियांशु अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं बिहार जिले का रहने वाला हूँ। तो जो बिहार राज्य का रहने वाला हूँ, तो जो सरिता रहती है कहती है कि अरे मैं भी तो बिहार की रहने वाली हूँ, चलो आज से तुम मुझे अपनी चाची समझना, ये समझ लेना कि कोई मेरे घर का अपना है और कभी किसी बात की टेंशन ना लेना, चिंता मत करना। अब जो प्रियांशु रहता है अपने इलाके के लोग को देख के बड़ा ही खुश होता है और साथ में कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ऐसी सहानुभूति देता है और अपनापन जताता है। प्रियांशु को भी बड़ा अच्छा लगता है। प्रियांशु अब जो कि खिलखिला उठता है। अब जिस दिन सरिता उससे बात करती है, उसी दिन शाम को सरिता उस लड़के से, प्रियांशु से कहती है कि प्रियांशु ऐसा है कि काम खत्म होने के बाद मेरे साथ मेरे कमरे पे चलना, मेरे भी 2 बच्चे हैं, पति हैं, और आज का खाना मेरे कमरे पे ही खाना। प्रियांशु बड़ा खुश होता है, कहता है चाची ठीक है। और जैसे ही कंपनी का जो कि छूटने का समय होता है, प्रियांशु सरिता के साथ उसके कमरे पे जाता है। सरिता प्रियांशु से अपने बच्चों से मिलवाती, इसके बाद खाना बनाती है। कुछ देर के बाद जो कि इस सरिता का पति भी एक कंपनी में काम करता रहता है, वो भी अपनी ड्यूटी से छूट के आता है। सरिता उससे भी, अपने पति से भी इस प्रियांशु की मुलाकात करवाती है और बताती है कि देखो ये हमारे ही राज्य का, बिहार का रहने वाला है और मेरी कंपनी में काम करता है। मैंने इससे कहा कि आज से हम लोगों को अपने जो है कि घर का ही समझना, चाची चाचा समझना, और जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमसे कहना, हमें अपना ही समझना। और साथ ही इसको लिवाते आई हूँ कि आज का खाना मेरे घर खा लेगा। इसके बाद जो सरिता का पति रहता है वो भी खुश होता है, कहता है कि अच्छी बात है, हमारे एरिया का लड़का, हमारे जो है कि राज्य का लड़का तो घर का ही हुआ। अब सभी मिलजुल के जो कि बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं। प्रियांशु अपने कमरे पे चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरते रहता है। जो सरिता है अब अक्सर प्रियांशु को अपने कमरे पे बुलाती रहती है। अक्सर प्रियांशु आता, खाना खाता, अपने कमरे पे जाता। एक दिन इस सरिता का जो पति सरिता को कंपनी में ही फोन करता है और कहता है कि ऐसा है सरिता कि आज जो कि कंपनी में ज्यादा काम है, इसलिए मैं कंपनी में ओवर टाइम करूंगा। आज तुम मेरा इंतजार मत करना, खाना बनाना, बच्चों को खिला के खा के सो जाना, मैं हो सके आज रात आऊंगा नहीं। इसके बाद जो सरिता रहती है कहती है कि ठीक है, आज मैं प्रियांशु को भी अपने साथ लेती जाऊंगी, मेरे घर पे खा लेगा और साथ ही वहीं पे सो भी जाएगा। जो सरिता का पति रहता है कहता है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद जैसे शाम होती है, सरिता प्रियांशु को अपने साथ घर लेके जाती है, खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है, प्रियांशु को खिलाती है, अपने खाती है और सभी अपने अपने जगह पे सोने चले जाते हैं। प्रियांशु को भी एक चारपाई दे देती है, दूसरे कमरे में सुला देती है। प्रियांशु दिन भर का थका रहता है, नींद से सो जाता है। अब कुछ देर के बाद इस सरिता की नींद खुलती है और सरिता प्रियांशु के कमरे में जाती है और प्रियांशु के पैर से लेके उसके सीने तक, उसके चेहरे तक हाथ को सहलाने लगती है, हाथ को घुमाने लगती है। इस पर प्रियांशु की नींद खुल जाती है और कहता है कि चाची ये क्या कर रहे हैं। तो जो सरिता रहती है कहती है कि चुपचाप सोए रहो, लेटे रहो, कुछ देर के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद सरिता धीरे धीरे अपने कपड़े को उतारती है। इसके बाद अपने ही हाथों से प्रियांशु के कपड़े को उतारती है और उस 14 साल के लड़के के साथ जो कि ये हौसी महिला जो होती है संबंध बनाती है। पहले तो इस प्रियांशु को अच्छा नहीं लगता, बाकी कुछ देर के बाद उसे भी अच्छा लगने लगता। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और इस प्रियांशु के और जो है इस महिला सरिता की जो कि लगातार ये जो कि संबंध वाला सिलसिला लगातार चलता रहता है। अब इसकी भगनक जो कि
इस सरिता के पति को भी नहीं लगती और ना ही बच्चों को लगती, क्योंकि अब सरिता जो है प्रियांशु को रात में ना बुला के दिन में बुलाया करती। वो कंपनी से छुट्टी लेती, अपने कमरे पे आती, साथ ही प्रियांशु को लेके आती और दोपहर के समय ही प्रियांशु से जो है कि संबंध बनाती। जो लड़के थे वो स्कूल चले जाते थे, पति कंपनी पे चला जाता। अब सरिता जो है कि अपनी हवस की आग में इस कदर जल रही थी कि एक 14 साल के लड़के को रौंद रही थी, और इस 14 साल के लड़के को भी इस चीज की अब लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे समय गुजरते रहता है। अब एक दिन ऐसा वाकया होता है कि जो सरिता है और प्रियांशु एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। इसी बीच जो है सरिता का पति जो है कि कमरे पे आ जाता है और जैसे घर का दरवाजा खोलता है वो सन सा रह जाता है, क्योंकि सरिता को ये पता रहता है कि मेरा पति तो कंपनी पे है, कोई आएगा नहीं, बच्चे स्कूल। वो दरवाजे की चिटकिनी लगाना भूल जाती है और प्रियांशु के साथ अपने मौज में रहती है। तभी जो है कि उसका पति आ जाता है और सारी बातों को देख लेता है। बाकी वहां पे कुछ बोलता नहीं है। जैसे सरिता कुछ देर के बाद जब है अपनी हौस की आग को बुझा लेती है तो देखती है कि उसका पति कमरे में आके बैठा हुआ है। वो उसके करीब जाती है तो जो इस सरिता का पति रहता है वो कहता है कि देखो, जो तुम कर रही थी मैं देख लिया, और जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही। वो तो बच्चा है पर तुम तो समझदार हो, 2 बच्चों की माँ, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। और साथ ही प्रियांशु को भी समझाता है कि बेटा, जो तुम किए हो वो सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी छोटी, और दूसरी बात कि तुम इस झंझट में पड़ के तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम सुधर जाओ। दोनों को समझाता है। जो ये सरिता रहती है अपने पति से कहती है कि अब ऐसी गलती नहीं। धीरे धीरे फिर समय गुजरने लगता है। 3 से 4 दिन का समय गुजरता है। अब प्रियांशु को इस जो कि सरिता चाची के बिना रह नहीं जाता है। वो एक दिन अपने कमरे पर से दोपहर के समय फिर सरिता के साथ सरिता के कमरे पे आता है और जो कि दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, नाजायज संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला फिर जो कि चलने लगता है। बाकी कहते हैं कि ऐसी चीजें कितना हो छिपाओ छिपती नहीं। एक दिन फिर जो है शाम को सरिता कहती है कि देखो, गांव का ही लड़का है, उसको बुलाना चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं। फिर जो है कि ये सरिता का पति होता है, बड़ा ही सीधा साधा सज्जन व्यक्ति होता है। कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसको बुला लो। सरिता प्रियांशु को बुलाती है, खाना खिलाती है, सभी लोग खाना खाते हैं और प्रियांशु को बगल के ही कमरे में सुला देती है। अब जब कुछ देर के बाद देखती है कि मेरा पति दिन भर का कंपनी में थका मारना है, सो गया, फिर सरिता उठती है और इसे प्रियांशु के पास जाती है और अपनी हवस की आग को ठंडी करने लगती है। धीरे धीरे जो कि ये ऐसी मदहोश होती है कि उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि मेरा पति जो है कि बगल वाले कमरे में, उसके मुंह से कुछ कुछ आवाजें आने लगती। जैसे ही सरिता का पति इस आवाज को सुनता है, वो उठ के बैठता है और बगल वाले कमरे में जाके देखता है तो जो है कि फिर से दोनों ये संबंध बना रहे होते हैं, प्रियांशु और सरिता। इस दिन सरिता का पति जो है कि आग बबूला हो जाता है, अपनी पत्नी को खूब पिटाई करता है उसी रात को, और साथ में प्रियांशु को भी डांट के वहां से भगा देता है। कहता है कि यहाँ फिर दोबारा दिखना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और साथ ही अपने पत्नी से झगड़ने लगता है। कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता चलने वाला नहीं। इस पे सरिता जो है कहती है कि ऐसा कि तुम अपने दोनों बच्चों को ले लो और मुझसे अलग हो जाओ, मैं प्रियांशु के साथ अपना जीवन गुजार दूंगी। इस पे जो है कि सरिता के पति को गुस्सा आता है। अगले दिन ही अपने दोनों बच्चों को लेके सीधे बिहार चला जाता है। अब ये जो सरिता है ये बिल्कुल आजाद हो जाती है। अब इस प्रियांशु के साथ जो कि इस जो कि घिनौनी काम को करती रहती है। धीरे धीरे समय गुजरते रहता है, 5-6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन सरिता इस प्रियांशु से कहती है कि देखो, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी है। जो प्रियांशु है जब शादी का नाम सुनता है तो चौंक जाता है। कहता है कि चाची, एक तो मेरी 14 साल की उम्र है और मेरे घर वाले इस पे राजी नहीं, और मैं तुम्हारी जैसी उम्र वाली से
शादी नहीं कर सकता। इसके बाद सरिता जो है बड़ी गुस्सा होती है और इस प्रियांशु के साथ मार पिटाई करती है। अब इस मार पिटाई से जो है कि प्रियांशु जो है कि डर जाता है और फिर से सरिता के साथ जो है कि प्यार से रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब बार बार सरिता उसको फोर्स करती, जो है उसको दबाव देती कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो। इस बात से प्रियांशु जो है कि बिल्कुल टेंशन में हो जाता है और एक दिन उसके मन में एक खौफनाक प्लान पलने लगता है। जाता है एक मार्केट से धारदार हथियार खरीदता है, ले आके बेड के नीचे जो कि गद्दे के नीचे डाल देता है। इसके बाद शाम होने का इंतजार करने लगता है। जैसे सरिता कंपनी से आती है, खाना बनाती है, दोनों जो कि खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। जैसे ही सरिता अपने कपड़े उतारती है, इस लड़के के प्रियांशु के कपड़े उतारती और दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही प्रियांशु उसके ऊपर आता है, वो गद्दे के भीतर अपने हाथ को टेसता है। इसके बाद वहां से एक धारदार हथियार निकालता है और ताबड़तोड़ इस सरदा के गर्दन पे जो है कि वार करता है, छाती पे वार करता है और कुछ ही देर के बाद उसको मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जब वो देखता है कि मैं तो इसको मार दिया, घबराने लगता है और वहां से भाग जाता है। अब रात तो बीत जाती है, बाकी जैसे ही सुबह होती, सरिता के घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं सोचते हैं कि सरिता तो रोज सुबह 5 बजे उठती है, घर का झाड़ू बहारू करती है, काम धाम करती है, इसके बाद जो कि कंपनी जाती है। आज कोई दिख नहीं रहा है, दरवाजा खुला है। तभी एक पड़ोसी घर के भीतर जाता है और जब देखता है जो सरिता है नग्न अवस्था में बेड पे खून से लथपथ पड़ी। इसके बाद उस मोहल्ले में कोहराम समझ जाता है। नजदीकी थाने में फोन होता है, पुलिस की एक टीम आती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती, लोगों से पूछताछ करती। तो लोग बताते हैं कि ये पति पत्नी में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ, पति तो जो है कि गांव चला गया अपने बच्चों को लेकर, बाकी एक लड़के के साथ जो कि यहाँ रहती थी। जब ऐसा पुलिस सुनती है तो सोचती है कि हो सके इसका पति गया है, वो आया होगा, कत्ल किया होगा, फिर से चला गया। अब पति पे ही शक करती है और पति को बुलाती। पति दोनों बच्चों को लेके आता है। जब आता है तो कहता है कि पहले तो आप मेरे बारे में पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि मैं बिहार में था जिस समय यह घटना हुई, और दूसरी बात कि मैं इसके साथ 5-6 महीनों से था ही नहीं। ये एक लड़के प्रियांशु के साथ रहती थी जिसकी उम्र 14 से 15 साल और उसके साथ नाजायज संबंधों में थी और वो लड़के के साथ ही रहती थी। चूंकि ये कॉलोनी के लोग भी ऐसा बताते हैं, मोहल्ले के लोग भी ऐसा बताते हैं। अब पुलिस उस छोटे से लड़के को ढूंढने लगती। पता चलता है कि उसकी मोबाइल की लोकेशन जब ट्रेस होती है तो उसी इलाके में जो कि कुछ देर पे वो लड़का पकड़ा जाता है। और जब लड़का पकड़ा जाता है तो लोगों से मिन्नतें मांगने लगता है, प्रशासन से गुहार करने लगता है और अपनी सारी बात को रखता है। कहता है कि मुझे चाची अपने जो कि कमरे पर बुलाती है, कैसे अपने नजदीक लाती है और बाद में मुझे बार बार फोर्स कर रही थी, मुझे बार बार ये कह रही थी कि मैं उससे शादी कर लूं, जबकि मैं उससे शादी नहीं कर सकता था। मैं 14 साल का था, वो 35 साल की थी और मेरे माता पिता इस चीज के लिए कभी राजी नहीं होते। तो मुझे सजा मत दिलवाइए। जो वहां की प्रशासन रहती है इसे मौके की नजाकत को समझती और उस लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और जो कि इस महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करके उसके पति के हवाले कर दिया जाता है। तो ये तो एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसको सुनने के बाद एक बार मन कचोट जाता है कि लोग कैसा कैसा कृत्य कर जाते हैं। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय, आप लोगों की क्या सलाह, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आप लोगों से एक बात और कहनी, जब भी बाहर विदेश में अपने बच्चों को भेजें तो जरूर ये समझा के भेजें कि जिस काम के लिए वो जा रहे हैं उस काम को बखूबी करें, ज्यादा लोगों से संपर्क में ना रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसी वारदातें हो जाती हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि वापस से लौटाई नहीं जा सकती।
जो प्रियांशु के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, बताई जाए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखिए, अपने जो कि बाल बच्चों, अपने परिवार का बखूबी ध्यान रखिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।